हेलो दोस्तों, आज की टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का कंप्लीट रिवीजन। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना, इतने कम टाइम में कंप्लीट रिवीजन करूँगा क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है। तो अगर आप पहले पढ़े हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर पहले बिल्कुल नहीं पढ़े हो तो आपके लिए शुरुआत की वीडियो हो सकता है। और बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चन पूछता रहूँगा, कम से कम इससे रिलेटेड 10 से 15 क्वेश्चन पूछ ही लूँगा, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले इंट्रोडक्शन। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पान्स फ्रॉम द 18th सेंचुरी टू 1947। आपको पता है 1947 में अपना देश क्या हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ। तो 18th सेंचुरी से लेकर 1947 तक इस टाइम पीरियड को बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। फोकसिंग ऑन यूरोपियन कॉलोनाइजेशन, ब्रिटिश रूल, सोशियो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड इंडियाज इंडिपेंडेंस। हिंदी में भी लिखा है, अगर आपको कोई दिक्कत है इंग्लिश में तो हिंदी देख सकते हो। आधुनिक भारतीय इतिहास 18वीं शताब्दी से लेकर 1947 तक का समय है। इसमें यूरोपीय उपनिवेश, ब्रिटिश शासन, सामाजिक राजनीतिक सुधार और भारत की स्वतंत्रता की शामिल है 1947 तक। अभी नेक्स्ट क्या है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो कौन से यूरोपियंस कब आए? देखिए, पहले यूरोपियन तो आए पोर्तुगीज वास्को दा गामा 1498 में। कहाँ पे? कालीकट में। फिर 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंड हो गया। फिर 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। फिर उनके बीच में लड़ाई हो गई, पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच और ब्रिटिश। बस इतनी ही है। अभी नेक्स्ट देखिए, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। देखिए, जब आए ब्रिटिश तो तब किसका एम्पायर था? सबसे बड़ा एरिया पे मुगल का ही कंट्रोल था। तो उनका डिक्लाइन हुआ, इसके वजह से ही ब्रिटिश लोग आगे हमारे ऊपर रूल कर पाए। तो देखेंगे कि मुगल का कैसे डिक्लाइन हुआ। देखिए, 1707 में डेथ ऑफ औरंगजेब का डेथ कब हुआ? 1707 में मार्च द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो औरंगजेब की मृत्यु मुगल साम्राज्य का पतन का कारण है। ओके, फिर रीजनल पावर्स लाइक मराठा आए, सिख्स आए, नवाब्स, ये सब उभर के आए। फिर 1739 में नादिर शाह इन्वेट्स दिल्ली। तो आपको ये मेरा पहला क्वेश्चन है कि नादिर शाह कितनी बार भारत पे अटैक किए हैं, ये आपको जवाब देना है। ओके, फिर उनका आके बहुत बड़ा अटैक दिल्ली पे हुआ 1739 पे, जिससे वो बहुत कुछ लेके लूट के ले गए। कहाँ पे ले गए ये भी आप बता दो, कहाँ पे? अफगानिस्तान ले गए। ओके, उसके बाद बैटल ऑफ पलासी, ये भी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा बैटल है। 1757 में हुआ था। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीट्स सिराजुद्दौला। किसे? जो दिल्ली का नवाब था, सिराजुद्दौला को हरा दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और मार्क्स द स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ इंडिया। दिल्ली के नवाब को हरा, कोलकाता के नवाब को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को हराया। भारत की ब्रिटिश राजनीति की प्रभुत्व की शुरुआत हो गई इससे, क्योंकि कोलकाता तब का बहुत ही बड़ा, जैसे बोलते हैं ना, मार्केट हब हुआ करता था। जब आज महाराष्ट्र मुंबई है तो उसी तरह था। तो वहाँ का नवाब को हरा दिया, इसका मतलब डोमिनेंस तो शुरू हो गया, राजनीतिक प्रभुत्व किसका? ब्रिटिश का इंडिया में शुरू हो गया। ओके, फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में। द ब्रिटिश डिफीट द कॉम्बाइंड फोर्स ऑफ किसे? मीर कासिम, उसके साथ शौजाउद्दौला, उसके साथ मुगल एम्परर कौन थे? शाह आलम II। इन तीनों ने मिलके लड़े ब्रिटिश के खिलाफ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। ब्रिटिश अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुका था इंडिया में, तो हार गए, सब कुछ हार गए। 1765 में इससे हारने के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ, जिसके बाद दीवानी राइट मिल गया। दीवानी राइट का मतलब है कि रेवेन्यू जो इस एरिया का है उसे कौन कलेक्ट करेंगे? ब्रिटिश लोग कलेक्ट करेंगे, मतलब सारे ही राइट्स ले गए। ओके, अभी आपको बताना है, ये तो हो गया शाह आलम। ओके, शुजाउद्दौला कहाँ का नवाब थे, ये आपको बताना है। ओके, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना है। अगर नहीं आ रहा है तो रिसर्च कर लो, थोड़ा सा सर्च वगैरह करके आंसर दो। फिर आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रेगुलेटिंग द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने का ये पहला रेगुलेटिंग एक्ट था, पहला कोशिश था। क्रिएट द पोस्ट ऑफ, कौन सा पोस्ट क्रिएट हुआ? गवर्नर जनरल इन बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और बंगाल बहुत बड़ा एरिया था, तो उसके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, उसका हाथ में पूरे के पूरे कंट्रोल था इंडिया का। ओके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रित करने के लिए पहला कदम हो गया। ओके, इसके लिए इसी वजह से हम 1773 से लेकर 1858 तक का टाइम को बोलते हैं जो
कंपनी रूल एंड 1858 से लेकर 1947 तक का हम बोलते हैं क्राउन रूल। क्यों बोलते हैं आगे देखेंगे। फिर आता है एंग्लो मैसूर वार, बहुत ही इंपॉर्टेंट वार है। 1767 से लेकर हुआ 1799 तक। 4 वार लड़ा गया। किस किस के बीच? हैदर अली, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश। देखिए हैदर अली जो था वो टीपू सुल्तान का बेटा था। ओके, और 1799 में एंड हुआ। देखिए ये वार के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात कर चुका है, डिटेल में चाहिए तो वहाँ पे जाकर देख सकते हो। 1799 में टीपू सुल्तान किल्ड द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, मारा गए। कब मारे गए? 1799 में टीपू सुल्तान मारे गए। तो हैदर अली ने पहले शुरुआत किया था इस लड़ाई का। तो हैदर अली कौन सी एंग्लो मैसूर वार में मारे गए? तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और कब मारे गए ये भी बताना है, सिर्फ बताना है कब मारे गए। ठीक है, फिर आता है एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो मराठा वार। तो 1775 से शुरू हुआ और 1818 तक चला। 3 वार्स फोर्ट बिटवीन द ब्रिटिश एंड मराठा। 3 वार हुआ, वहाँ पे 4 हुआ था, यहाँ पे 3 हुआ। रिजल्ट क्या निकला? डिक्लाइन ऑफ मराठा। ऑब्वियस बात है, ब्रिटिश बहुत बड़े पावर बन चुके थे तो सबको हरा रहे थे। फिर सब्सिडरी अलायंस 1798, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था कि सब्सिडरी अलायंस इंडिया में कौन लाया था? तो वो लाया था वेलेस्ली। कौन था? वेलेस्ली। ओके, किसके लिए आया था? कि ब्रिटिश कंट्रोल को बढ़ाना। इसका मतलब क्या था? देखिए सब्सिडरी अलायंस का मतलब था कि लोगों को फोर्स किया जा रहा था। किन्हें फोर्स किया जा रहा था? जो इंडिया के किंग्स थे उन्हें फोर्स किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि टू एक्सेप्ट ब्रिटिश ट्रूप्स, ब्रिटिश के जो आर्मी थे उन्हें आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने आर्मी को ब्रिटिश के आर्मी से रिप्लेस करना पड़ेगा, और इसके बदले आपको उन्हें थोड़ा बहुत पेमेंट भी करना पड़ेगा। ओके, तो और इससे उनका फ़ायदा क्या हो जाता? देखिए राजाओं का फ़ायदा होता था। राजाओं ये सोचते थे कि हमें क्यों मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, हमें अपना सेना नहीं रखना पड़ेगा, उनका नहीं सुनना पड़ेगा। ब्रिटिश लोग हमें देंगे, हम उन्हें थोड़ा बहुत पैसे दे देंगे। लेकिन ब्रिटिश का इनके पीछे बहुत ही ज़्यादा खुराबादी दिमाग था कि अगर राजाओं का खुद का सेना नहीं होगा तो राजाओं कैसे लड़ेंगे हमारे साथ? ब्रिटिश के साथ तो लड़ ही नहीं पाएंगे। इस तरह से उन्होंने भी बहुत सारा राज्य कब्जा लिए। फिर आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, एक क्वेश्चन छूटा, आपको ये बताना है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस कौन से किसे बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर आता है प्रोमिनेट बाय डलहाउसी। डलहाउसी क्या किया? डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस आया। इसका मतलब क्या था कि जिसका विदाउट ए मेल हेयर, जिस भी राज्य में कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होगा, जिन भी राजा रानियों का कोई बेटा नहीं होगा, उसका राज्य को ब्रिटिश अपने कंट्रोल में ले लेगा। इस तरह से पहले लिया सतारा को, फिर झांसी को, फिर नागपुर को। इसे कौन लाया था? डलहाउसी। और डलहाउसी और भी बहुत सारा काम किया है, जैसे कि रेलवे, पहला इंडिया का रेलवे इसके टाइम पे चला है। और विडोज रीमैरिज एक्ट जो था उसका ड्राफ्ट भी इसका पीरियड में भी हुआ है, और ये बहुत सारा काम किया है। तो आपको बताना है कि पहला रेलवे जो था इंडिया का वो कहाँ से कहाँ तक चला, कहाँ से कहाँ तक चला, ये आपको बताना है। ओके, फिर आता है रिवल्ट ऑफ 1857, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवल्ट है। कॉजेस क्यों हुआ? अनेक्सेशन पॉलिसीज, मतलब वही हड़प नीति जो डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस था उसके वजह से। फिर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ, रिलीजियस इंटरफेस हुआ, मतलब धार्मिक हस्तक्षेप भी किए उन्होंने। फिर लीडर्स कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई, ऑब्वियसली वहाँ पे दिखाया मैंने, झांसी को उन्होंने कब्जा लिया, तो रानी लक्ष्मीबाई भी निकलेंगे। फिर बहादुर शाह जफर और नाना साहिब, ये सब निकले और रिवोल्ट किए। ओके, क्या रिजल्ट हुआ? एंड ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब आप खुश नहीं हुए होना कि ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो गया इंडिया पे, लेकिन उसके बदले जो ब्रिटिश के डायरेक्ट रानी है लंदन के, उन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया अपने हाथ। क्राउन रूल स्टार्ट हो गया, मैंने बताया था 1858 से क्राउन रूल हो गया, तो 1858 में डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया इस रिवल्ट की वजह से, क्योंकि उन्हें लगा कि एक कंपनी इस पूरे देश को नहीं संभाल पाएगा, जिसके वजह से उन्होंने ले लिया। ओके, कारण क्या था? हड़प नीति, आर्थिक शोषण, उसके बाद धार्मिक हस्तक्षेप। नेता कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर और नाना साहिब। परिणाम क्या हुआ? कंपनी शासन का अंत हो गया और ब्रिटिश क्राउन रूल स्टार्ट हो गया। ब्रिटिश राजा रानी जो होंगे किंग क्वीन, वो ही शासन करें डायरेक्ट इंडिया को। फिर आता है कि इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। फॉर्मेशन होता है कब? 1885 को। कब होता है? 1885 को फॉर्मेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, फाउंडेड बाय A.O. ह्यूम। कौन थे फाउंडर? A.O. ह्यूम। और उनके साथ भी थे दादा भाई नारोजी और WC बैनर्जी। आपको ये बताना है कि पहला जो इंडिया जो नेशनल कांग्रेस का पहला का कॉन्फ्रेंस था
पहला मीटिंग था, तो वहाँ का प्रेसिडेंट कौन थे 1885 में, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फोकस्ड ऑन पॉलिटिकल डायलॉग एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। एओ ह्यूम स्थापित किए। प्रमुख नेता थे दादा भाई नारोजी, WC बनर्जी, और उद्देश्य क्या था, राजनीतिक संवाद और संवैधानिक सुधार। ओके, पर विचार करेंगे। फिर आता है पार्टीशन ऑफ बंगाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि बंगाल बहुत ही बड़ा था। उसे पार्टीशन करने के लिए ब्रिटिश लोग सोचे और बोले कि रीज़न दिए, इसके कारण दिए कि ये बहुत बड़ा है, इसे एडमिनिस्ट्रेट करने में हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आ रहा है। लेकिन उनका एक ही वजह था कि वहाँ पे लोग यूनाइटेड हो रहे थे, जो उनके लिए बहुत ही मतलब बुरी न्यूज़ थी, उनके लिए हड़ल हो सकते थे। तो उन्हें हटाने के लिए, उनके एकता को काट करने के लिए, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करने के लिए धर्म के नाम पे ये किया गया था। ये सच्चाई थी। लॉर्ड कर्जन्स कौन किए थे, लॉर्ड कर्जन, जो कि 1899 में बने थे वाइसरॉय। डिसीजन टू पार्टीशन बंगाल लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, जिसके वजह से ऑब्वियसली बात है, हमारे देश में आप कोई भी जगह को दो टुकड़े में भाग कर रहे हो और पार्ट में डिवाइड कर रहे हो और कुछ किसी भी नहीं पूछ रहे हो देशवासियों को, तो वो बेसी बात है। प्रोटेस्ट हुआ। ट्रिगर द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट हो गया कि ब्रिटिश को बॉयकॉट करो, अपने देश में जो हो रहा है उसे ही खाओ, अपने देश में ही चीज़ें बनाओ। ओके, तो वहाँ पे एक गोपाल चंद्र कृष्ण जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, उन्होंने वो थे महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु, वो एक मूवमेंट किए थे। उस मूवमेंट का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, फिर आता है मुस्लिम लीग फॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक साल बाद 1906 में कहाँ पे हुआ, ढाका पे। ढाका कहाँ पे, बांग्लादेश का कैपिटल है अभी। प्लेड ए की रोल इन डिमांड फॉर पाकिस्तान, ऑब्वियस बात है, उनके ही जो लीडर थे वही पाकिस्तान के लिए डिमांड कर रहे थे, क्योंकि मुस्लिम के इंटरेस्ट में वो बना था। फिर आता है सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट क्या है, देखिए सूरत स्प्लिट क्या हुआ ना, वहाँ पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लोग थे वो दो पार्टी में डिवाइड हो गए। पहले तो नरमपंथी मॉडरेट, फिर एक्सट्रीमिस्ट मतलब उग्रपंथी। नरमपंथी में थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, और एक्सट्रीमिस्ट में थे लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों थे। तो वो डिवाइड हो गए। तो आपको अभी बताना है कि जो सूरत सेशन था 1907 में नेशनल कांग्रेस का, तो उसका अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर आता है गांधीयन एरा बिगिंस। गांधीयन एरा स्टार्ट हो गया 1915 जनवरी 9 में अपने देश लौट आए साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी, वहाँ पे 21 साल रहने के बाद। तो देखिए महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया, आते ही वो बोले मैं सत्याग्रह करूंगा, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके पॉलिटिकल गुरु थे वो बोले थोड़ा 2 साल घूम लो, फिर करना है, जो करना है आपको करना है। फिर की मूवमेंट्स क्या हुआ, चंपारण कब हुआ 1907 में, और खेड़ा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुआ, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। फिर आता है रोलो एक्ट, और उसके जो हुआ था रिजल्ट कुछ जालियांवाला वाला बाग मैसेकर, तो वो क्या था 1919 में होता। देखिए रोलो एक्ट क्या था, वहाँ पे ना लोगों की लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता तो इंडियंस था, उसे वो छीन रहे थे। मतलब पुलिस का किसके ऊपर भी शौक होता है, तो मतलब डाउट होता है, तो वो बिना पूछे बिना कोई वहाँ पे कोर्ट पे कुछ भी नहीं होगा, कोई भी अपील नहीं कर सकता है, वो उन्हें अरेस्ट कर लेंगे। ये था रोलो एक्ट। इसके खिलाफ जलियांवाला बाग में क्या हुआ ना, जनरल डायर ने गोली मार दी प्रोटेस्टर पे। देखिए प्रोटेस्टर जो थे ना, वो बस बहुत ही पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं। अमृतसर पंजाब पे बैसाख के दिन पे उनका न्यू ईयर है, वहाँ पे वो प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे थे। ओके, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बहुत ही उग्र होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ही रास्ता था वहाँ से बाहर निकलने का। तो वहाँ का सिख रेजिमेंट और जो दूसरे रेजिमेंट थे उन्हें लेकर जनरल डायर था एक, तो वो गया और आँख बंद करके गोली मार दी, जिसमें ये तो रिकॉर्ड मिलता है कि 1200 से लेकर 3600 तक लोग घायल हुए। ओके, और 400 तक के लोगों को डेथ हुआ है, ये भी रिकॉर्ड मिलता है। फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, इसलिए अलग लिखा है। 1920 में लॉन्च बाय गांधी, ऑब्वियसली बात है गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स एंड इंस्टीट्यूशन, ब्रिटिश लोग की जो इंस्टीट्यूशन था और गुड्स था उनका, उसे बॉयकॉट करने की बात हुई। मतलब ब्रिटिश लोग जो इंस्टीट्यूशन मतलब जैसे कि कोई लॉयर है कोर्ट में, वो रिजाइन दे दे, कोई गवर्नमेंट पोस्ट में है वो रिजाइन दे दे, उनके कोई खाना वगैरह है उसे भी हम बॉयकॉट करेंगे, नहीं खरीदेंगे,
इस तरह से वो चला। कॉल्ड अप आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ? 1922 में। चौरी चौरा में एक थाना पे लोगों ने बम फेंक दी, इसके वजह से हुआ। बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे पुलिस वाले, इसलिए महात्मा गांधी जी उसे कॉल्ड अप कर लिए। फिर साइमन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1927 में बना साइमन कमीशन, और आया इंडिया कब? 1928 में। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए कमीशन टू प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, जो 1919 में आया था एक इंडिया एक्ट। ओके, जैसे कि 1935 में एक आया, 1919 में एक आया, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आया है कि, तो उसके ऊपर चर्चा करने के लिए साइमन कमीशन ने भेजे थे कि देखो और क्या क्या रिफॉर्म होने की ज़रूरत है, और या फिर 1919 में कुछ हुआ है तो उससे क्या लोगों को परेशानी हो रहा है, क्या चेंज करने की ज़रूरत है, इसके लिए वो आए थे। लेकिन उसे इंडियंस बॉयकॉट किए, क्योंकि जितने भी मेंबर थे वहाँ के, तो आपको अभी कमेंट में बताना कि कितने मेंबर थे साइमन कमीशन में, लेकिन जितने भी मेंबर थे सारे के सारे में इंडियंस एक भी नहीं था। इंडियन मतलब इंडिया की आप रिफॉर्म करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन लिखोगे, बदलाओगे, लेकिन एक भी इंडियन नहीं होगा। ओके, फिर आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट 1930 में हुआ, जिसे आप दांडी यात्रा के नाम से जानते हैं, दांडी मार्च, इनिशिएटेड बाय गांधी जी। कहाँ से कहाँ तक? देखिए, एक तो मैं बता दूं, जो साबरमती आश्रम था बिहार से, वहाँ से गए गुजरात के दांडी तक। ओके, क्यों गए? सॉल्ट टैक्स पे, कि इंडियन सॉल्ट नहीं मार सकते, अगर बनाएंगे बहुत ही हाई टैक्स लगा दिए उनके ऊपर। एनकरेज डिफेंस ऑफ ब्रिटिश लॉ, तो ब्रिटिश कानून को उन्होंने वापस ले लिया, ब्रिटिश लोग, कि आप सॉल्ट ले सकते हो। तो फिर आता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 1930 से लेकर 1932 तक हुआ। 1930 में पहला हुआ, 1931 में सेकंड हुआ, 1932 में थर्ड हुआ। तो मतलब 3 कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन टू डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, और महात्मा गांधी जी सिर्फ और सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, 1931 में भाग लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी कब और मतलब किस राउंड टेबल बैठक में भाग लिए थे, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फिर आता है क्विट इंडिया मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। क्विट इंडिया मूवमेंट लास्ट मूवमेंट था 1942 में, गांधी जी लॉन्च किए डू और डाई। देखिए कितना अहिंसा में थे, मतलब वायलेंस बिल्कुल नहीं करना है, वायलेंस, लेकिन फिर भी उन्होंने भी लास्ट एंड में बोल दिया कि डू और डाई, करो या मरो। तो आपको अभी बताने में एक चूक गया कि गांधी जी कब एक बार बने हैं नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट, तो कब बने हैं। तो मैं आपको इस जगह बता देता हूँ, सेशन था बेलगांव सेशन, तो आपको बताना है कौन सी ईयर में बने थे। फिर मास प्रोटेस्ट डिमांडिंग इमीडिएट इंडिपेंडेंस, तो क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो, अभी हमको अभी फिलहाल हमें फटाफट इंडिपेंडेंस दे दो। ओके, ये डिमांड होने लगा। फिर फॉर्मेशन ऑफ आईएनए, देखिए सुभाष चंद्र बोस जी आईएनए के फॉर्मेशन किए थे, इंडियन नेशनल आर्मी टू फाइट ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, लड़ने के लिए। इनका ये था कि मैं आर्मी वालों को डायरेक्ट लड़ूंगा। फिर स्लोगन था गिव मी ब्लड, आप मुझे खून दो, समझ रहे हो, और आई विल गिव यू फ्रीडम। ओके, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज की गठन किए। अभी आपको यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि सुभाष चंद्र बोस जी भी एक बार बने हैं, एक बार कब बने थे? 1938 में। वो सेशन कौन सा था आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेशनल कांग्रेस का एक बार प्रेसिडेंट बने थे, दूसरी बार भी बन सकते थे 1939 में, लेकिन महात्मा गांधी जी की वजह से उन्होंने नहीं बोले बने। ओके, फिर आता है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में, प्रपोज ए फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया, मतलब जैसे अमेरिका में है ना, स्टेट और कंट्री के बीच में वो एक उनके पास एग्रीमेंट है, लेकिन उसे मुस्लिम लीग बिल्कुल भी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें तो चाहिए था पाकिस्तान चाहिए था, इसलिए। लेकिन इंपॉर्टेंट है कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था? 1946 में। ओके, फिर आता है माउंट बैटन प्लान, ये एंड है। देखिए, प्रपोज द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, ये बोला कि भाई बहुत ही हो गया, अभी आप डिवाइड करना चाहते हो तो डिवाइड कर दो, इंडिया में और पाकिस्तान में डिवाइड कर दो। किसे? इंडिया को, भारत को। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ और इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया 1947। कब हुआ था आपको पता होगा डेट, पार्टीशन एग्जीक्यूटेड हो गया। फिर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन हो गया। 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ, और इंडिया अगेंस्ट इंडिपेंडेंस पार्टीशन लीड्स टू क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान बन गया और अपना देश आज़ाद हो गया। तो इस अभी कुछ देख लेते हैं इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ, एक बुक था, किनका था? दादा भाई नारोजी का था। तो उसमें क्या बताया गया है कि आर्थिक शोषण बहुत हो रहा था और धन की निकासी, अपने जो फूड, अपना जो देश का जो शान था वो सब उन्होंने लूट के ले गया। फिर फेमाइंस ड्यू टू ब्रिटिश पॉलिसी, ब्रिटिश नीतियों के कारण अकाल भी आ रहा है,
अकाल आ गया, सब कुछ ले गए, इंडिया को कुछ भी नहीं दिए। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, रेलवेज एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये एक अच्छा काम हुआ कि आधुनिक शिक्षा आया, रेलवे आया और संचार प्रणाली भी आया, कम्युनिकेशन। ओके, ये सब किसके कारण आया? ब्रिटिश के कारण। लेकिन रेलवे और कम्युनिकेशन ये सब किसके कारण? हाँ, एक तो मेरा पूछना भूल गया कि पहला सेंसस इंडिया में कब हुआ था। देखिए, पहला सेंसस मायो ने किया था 1872 में। लेकिन आपको ये बताना है कि पहला कॉन्टिन्यूस 10 साल में एक बार होता है, वो सेंसस किसने किया था? 1882 में हुआ था, ये बता दे रहा हूँ, 1881 में। लेकिन कौन किया था ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर एंड स्लाइड है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज ए टेस्टमेंट टू द रेसिलेंस एंड सैक्रिफाइस ऑफ द इंडियन पीपल। ऑब्वियसली बात है, इंडियन फ्रीडम फाइटर को हमेशा रेस्पेक्ट देना चाहिए। इट हाईलाइट्स द स्ट्रगल एंड फ्रीडम एंड द एंडुरेंस पीरियड ऑफ नेशनलिज्म। ऑब्वियसली बात है, स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता की भावना के को उजागर करता है ये। ओके, और थैंक्स, आपने मेरा वीडियो देखा इतना देर तक। तो बस इतना बोलूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।